Hello everyone. Today I am going to explain you about the chapter number 5 forms of business organization, and among that business run by Hindu undivided family, that is HUF. फुल फॉर्म पूछ सकते एग्जाम में, मीनिंग दिया गया है अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ बिजनेस इज इनहेरिटेबल मीन्स वारसाई में मिल सकता है. बिजनेस एक्वायर्ड बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कॉल्ड द फॉर्म ऑफ HUF. ओके, तो जो भी वारसाई में मिलने वाला जो बिजनेस होता है उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकॉर्डिंग टू द एक्ट बनाया गया है. सो दैट इज HUF बिजनेस. ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड इट्स मेंबर. फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो इन फॉर्म के मेंबर्स होते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज इन द हैंड ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली. मीन्स जो भी हेड होता है फैमिली का, और उस हेड को कहते हैं कर्ता. ओके, तो कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली. इफ द सीनियर मोस्ट पर्सन मीन्स सबसे बड़ा फैमिली के अंदर होता है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है. ओके, तो दैट इज एल्डेस्ट पर्सन. और अगर वो अगर नहीं करना चाहता है, कारभार संभालना नहीं चाहता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, पास्ड ऑन, तो उसके नेक्स्ट एल्डर पर्सन जो होता है वो बिजनेस संभालता है. तो एग्जिस्टेंस ऑफ सच फर्म इज पॉपुलर इन इंडिया एंड नेपाल. कौन से कंट्री के अंदर? इंडिया और नेपाल में HUF अकॉर्डिंग टू द लॉ इज इनवाइटेबल. कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एग्जिस्टेंस बाय लॉ. मीन्स हमारे कायदे अनुसार भी इनको अस्तित्व में लाया गया है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ. मैनेजमेंट कौन करता है? एल्डेस्ट मोस्ट पर्सन इज मैनेजिंग द फर्म. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन. मीन्स फ्रीली जो भी काम करना होता है, बिजनेस कौन सा करना है, कितने हद तक संभालना है, दैट ऑल आर कर्ता इज इंडिपेंडेंटली हैंडेड ओवर. अदर मेंबर जो है उनके राइट्स नहीं होते हैं उनके अंदर इंटरफियर करने की, हेल्प कर सकते हैं. ओके, जो अदर मेंबर्स है दे कैन हेल्प, पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते. then member can not object against the suitability of decision making by कर्ता. मीन्स कर्ता जो होता है, जो भी डिसीजन लेता है उसमें दूसरे मेंबर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. मेंबरशिप बाय बर्थ. कोई भी जन्म लेता है फैमिली में तो वो जो भी बच्चा बर्थ होता है उसका वो मेंबरशिप डायरेक्टली मिल जाती है अकॉर्डिंग टू द लॉ. मेंबर राइट फ्रॉम हिज बर्थ. फाइनेंशियल कंट्रोल. लिमिटेड फाइनेंस होता है क्योंकि एक ही पर्सन जो है वो बिजनेस संभालता है, और फाइनेंशियल रिमेन्स विद द हैंड ऑफ कर्ता ओनली. लायबिलिटी जो है वो सीमित रहती है. एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर्ता करता है, तो लायबिलिटीज ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, और बाकी के जो मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड है. ये खास याद रखना है. लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड और अदर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. लाइफ स्पैन मीन्स कितना जो भी बिजनेस है वो कितने सालों तक चलेगा. तो दैट कर्ता इज द मेंबर. अब अगर उनकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू रहता है. नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट होता है वही बिजनेस को संभालता है. फिर डिफ़िकल्टी इन राइजिंग फंड्स. क्योंकि ये एक ही पर्सन जो है उसकी इफ़िशियंसी से बिजनेस चलता है, तो सक्सेस डिपेंड्स ऑन द इफ़िशियंसी ऑफ द कर्ता. और अगर इफ़िशियंट है तो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, पर डिपेंड्स ऑन द मेंबर ऑफ द फैमिली ओनली.
जितने मेंबर है वो फैमिली के अंदर से जो भी पैसे लाते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए एडिशनल कैपिटल जो है वो ऐड करना बिजनेस में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंसॉल्वेंसी, मीन्स अगर बिजनेस जो है वो वाइंड अप करना पड़ा, लाइबिलिटीज ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू द असेट्स, तब बिजनेस इंसॉल्वेंसी होती है, मीन्स बिजनेस को बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि member is not be able to fulfill. When the firm become insolvent, the member of the family are declared insolvent. पर माइनर जो होते हैं 18 ईयर्स से कम है वो इसमें से एक्सक्लूड किए जाते हैं। पेमेंट ऑफ द डेब्ट, द शेयर ऑफ द ऑल फैमिली मेंबर ऑफ द HUF कैन टेक इनटू कंसिडरेशन, मीन्स जो भी डेब्ट होता है, लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तभी इंसॉल्वेंसी आती है। ओके, तो बंद करना पड़ता है बिजनेस, तो सारे जो मेंबर है वो कंसिडर करते हैं ये सबको, और लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। सो इंसॉल्वेंसी के टाइम पर सारे मेंबर्स जो है वो अपना अपना डेथ जो है वो शेयर कर लेते हैं। सो दैट इज़ अबाउट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और 12th के अंदर भी आपको अकाउंट के अंदर हेल्पफुल रहेगा, पार्टनरशिप। तो बिजनेस के अंदर 2 या more than 2 people come to start the business is a partnership. As a scope of business and commerce expanded, the limitation of the sole proprietorship become clear. क्योंकि हमने आगे देखे थे सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही पर्सन लाता है तो कैपिटल कम होता है, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, सो मैनी आर देयर। तो इनकी जो लिमिटेशंस है उसकी वजह से दूसरा फॉर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बिजनेस कम इनटू एग्जिस्टेंस, बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल पर एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप, large business have to be established. Partnership come into existence to remove limitations of a sole proprietorship. Huge capital, efficient administration power and risk begins capacity. तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी मीन्स जो भी लॉस है वो सहन करने की कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पार्टनर्स के बीच में। Now meaning partnership is such a business system which the ownership of the business remain with the more than one person. In the same way, the business is managed by all or by one or more on behalf of all the partners. The result of such business are borne by all the partners. Means जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है, ऑल द पार्टनर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट भी याद रखना है आपको। बिजनेस पार्टनरशिप जब कमेंस्ड हुई तब से ये लॉ बनाया गया है, कायदा। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन सच पर्सन हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विच इज रन बाय ऑल और by one person on behalf of all. So ये definition याद रखनी है। Now characteristics, यहाँ पर भी characteristics दिए गए, speciality of the partnership. First characteristics is relation by agreement, means ये जो 2 or more than 2 people are come into existence with the agreement. agreement 2 टाइप के होते हैं, दैट इज ऑफ ओरल अग्रीमेंट और रिटन अग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर वहाँ पर बाइंडअप्स नहीं दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ द पार्टनर, इट इज प्रिफरेबल टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट। प्रिफरेबल क्यों कहा गया है? क्योंकि फ्यूचर में अगर मन मुटाव होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो रिटन अग्रीमेंट अगर है, so a partner can
फाइल अ सूट अगेंस्ट अनदर पार्टनर और अनदर पार्टी। तो रिटन अग्रीमेंट इज इनवाइटेबल। एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर, एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पर नॉट कंपल्सरी। इट इज ईजी, नॉट अ कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है, सिंपल registration. It is not compulsory to register the firm. Registration can be done by the registrar of the firm. registrar जो होती है गवर्नमेंट पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग टू सबमिशन करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास फॉर्म फिलअप करके अकॉर्डिंग टू द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स इशू करने के बाद रजिस्टर होता है। मेंबर ऑफ द पार्टनर्स, द पार्टनरशिप फॉर्म मिनिमम मेंबर 2 होते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 2013 क्लॉज नंबर 464। नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप कैन नॉट बी मोर देन 100। ओके, ये खास याद रखना है। 2013 में 100 मेंबर्स एंड एज पर द गवर्नमेंट डिसीजन अकॉर्डिंग टू द ईयर 2014 क्लॉज नंबर 10 मिनिमम तो 2 थे, मैक्सिमम नंबर इज ऑफ 50। ओके, तो 2013 के अंदर 100 मेंबर्स और उनको घटाकर 50 मेंबर्स रख दिए अकॉर्डिंग टू द 2014 क्लॉज। पर्पस मीन्स किस उद्देश्य से पार्टनरशिप शुरू की जाती है। कैरिड आउट लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज मीन्स लीगल एक्टिविटीज। एन एक्टिविटी विदाउट प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनरशिप। एग्जाम्पल दिया है सोशल सर्विस, रिलीजियस एक्टिविटीज एंड आर द लीगल बट द पर्पस इज नॉट प्रॉफिट, तो ये पार्टनरशिप नहीं होती है। ओके, तो पर्पस ओनली एंड ओनली टू कैरिड आउट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट इज अ कैपिटल। कैपिटल जो है वो पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स कैपिटल लाते हैं, तो कैपिटल जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा जमा होती है। पार्टनरशिप डीड के अंदर जितना बताया गया होता है उतना कैपिटल पार्टनर्स लाते हैं। मैनेजमेंट, यहाँ पर डेफिनेशन में भी दिया गया था मैनेजमेंट ऑल द पार्टनर्स कैन डू और दैट इज ज्वाइंटली ऑल द पार्टनर्स कैन डू, या फिर डिसीजन टेकिंग में भी या एनी वन और मोर देन वन कैन मैनेज द बिजनेस। ओके, एनी वन और ऑल द पार्टनर्स ज्वाइंटली कैन मैनेज द बिजनेस। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज जो होती है बिजनेस की दैट इज ऑफ अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप इज हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। सारे पार्टनर्स की अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी डेप्ट पे करना रहता है। ऑल द पार्टनर्स हैव टू सेल देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट। और डेप्ट कब बढ़ जाता है? असेट्स के सामने लायबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो पार्टनरशिप एक्ट में भी यही बताया गया है। इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज अनेबल टू पे द डेप्ट फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, रेस्ट ऑफ द पार्टनर हैव टू पे। दूसरे जो बाकी बचते हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी वो डेप्ट पे कर सके। सो दैट्स वाई इट इज़ अ अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफ़र इजीली नहीं होती है। विदाउट द कंसेंट पॉसिबल नहीं होती है कि ओनरशिप अपना जो हिस्सा है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर सके। अगर दूसरे की कंसेंट होती है और ऑल द पार्टनर्स कंसेंट मिलती है, मीन्स सम्मति मिलती है, देन ओनली पार्टनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। और या फिर हर एक की सहमति होती है, देन ओनली डिसोल्यूशन मीन्स पार्टनरशिप ख़त्म कर सकते हैं ऑल द पार्टनर्स की कंसेंट से। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लैरिफाई करता है
पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज, रूल्स, रेगुलेशंस एज वेल एज अदर प्रोविजंस जो भी बिजनेस रिलेटेड होते, पार्टनरशिप फॉर्म के रिलेटेड, तो इसीलिए इसका एग्जिस्टेंस लीगल है। देन लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म, लाइफ स्पैन जब है एक पार्टनर, इट इज़ ऑफ अ लिमिटेड लाइफ स्पैन, मीन्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है एज कम्पेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इसके अंदर कोई पर्सन जो है वो मेंटल लॉस होता है या फिर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि उसके पास डेब्ट बढ़ जाता है और उसके पास पैसे नहीं होते, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड डिक्लेयर्ड अनसॉल्वेंट। मीन्स बिजनेस में अगर कोई भी पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर दिया है और उसके सामने उसके साथ पैसे नहीं है, तो वो पर्सन बैंक डिक्लेयर कर देती है उसको इनसॉल्वेंट। देन पार्टनरशिप कम टू एन एंड, तब पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। रिमेनिंग पार्टनर म्यूचुअल कंसेंट से अगर डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो डिज़ोल्व कर सकते हैं, या फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं। पार्टनरशिप कम इनटू एंड बट मैनी टाइम पार्टनरशिप फॉर्म नॉट डिज़ोल्व, मीन्स ख़त्म नहीं होती है। सारे पार्टनर्स जो है अपनी अपनी कंसेंट से आगे बढ़ाते भी हैं। ओके, सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ एडवांटेजेस देख लेते हैं, मीन्स क्या क्या फ़ायदे हैं। ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मीन्स यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है, जैसे कि बिजनेस के अंदर सारे सर्टिफिकेट्स लाने पड़ते हैं, कमेंस्ड तभी हो पाता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इट इज़ एडवाइजेबल। मीन्स अगर कोई भी पर्सन को प्रॉब्लम होता है क्रिएट, तो अगर रजिस्टर्ड की गई है तो इट इज़ एडवाइजेबल, मीन्स वो आराम से अपना कोई भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, एक से ज़्यादा पर्सन अगर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, अपनी इंटेलिजेंसी, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस ये सब शेयर करते हैं, तब जाकर बिजनेस एफिशिएंट और मैच्योर डिसीजन लेते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के हाथ में ये सब नहीं होता है, यहाँ पर ऑल द पार्टनर्स इंटरेस्ट के साथ मैनेजमेंट होता है। सो एज देयर इज़ अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पार्टनर ओवर एम्प्लॉयज़ एंड द फर्म इज़ मैनेज्ड इफिशिएंटली, क्योंकि काम बट जाता है अमॉन्ग डिफरेंट पार्टनर्स। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द गुडविल, क्रेडिट वर्दीनेस, मीन्स अगर बिजनेस अच्छा चलेगा, प्रॉफिट मेकिंग होगा, तो दैट हैव टू बी इंक्रीज द गुडविल और इंक्रीज द क्रेडिट वर्दीनेस, मीन्स मार्केट में उसका जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगा। As every partner has unlimited liabilities, other traders do not hesitate to sell goods on credit or lend finance to the firm. तो बिजनेस जो है वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी तो किसी को दिक्कत नहीं होगी उसके साथ ट्रांजैक्शन करने में। ओके, तो माल सप्लाई करने में ट्रेडर्स भी खचकाएंगे नहीं, सप्लाई कर देंगे। जो भी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें पैसा भी देगी, लैंड द फाइनेंस, क्रेडिटर कैन रियलाइज देयर डेब्ट फ्रॉम एनी पार्टनर, क्रेडिटर को अपना जो पैसा है वो कोई भी पार्टनर से निकलवा सकता है। अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर भी वो अपना पैसा, अपना डेब्ट निकलवा सकता है। थस इन comparison to sole proprietorship, possibility of increase the credit worthiness of the firm is more capital, ज़्यादा कैपिटल गैदर होती है यहाँ पर, क्योंकि 2 और मोर देन 2 पीपल जब कैपिटल लाते हैं तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाती है और बिजनेस अच्छे से डेवलप होता है।
because of acquiring of more capital. Then they admitting a new partner. जब एडिशनल ज़रूरत पड़ती है कैपिटल की तब कोई नया पार्टनर को ऐड कर देते हैं. एडवांटेजेस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर. डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स काम का बंटवारा होना. तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ जो है वो अनलिमिटेड थी, पर यहाँ पर लाइबिलिटीज़ हैव टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स. काम का भी बंटवारा हो गया, लाइबिलिटीज़ का भी बंटवारा हो गया. सो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस. नेक्स्ट है प्रॉपर डिसीजन. अगर सारे पार्टनर्स जो इन्वॉल्व होंगे अपना नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस वो सब ऐड करके अपने अपने ओपिनियन देंगे और जो ओपिनियन है वो मैच्योर होगा एंड डिसीजन सारे पार्टनर्स की कंसेंट से होगा. सो दैट हैव टू बी मोर क्लियर विथ as benefit of all the knowledge and experience all the partners is available to possibility of means wrong decisions की possibility बहुत ही कम होती है and proper decisions are to be taken with the consent of all the partners. Next है flexibility means changing according to the new environment. सबकी सहमति होती है तब पार्टनर इज़ अ वॉलंटरी अग्रीमेंट. पार्टनरशिप जो है वो खुद सबकी सहमति से अकॉर्डिंग टू द एक्ट बनाया गया है. तो चेंजिंग एनवायरनमेंट बिजनेस को इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. तो बिजनेस के एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकते, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते. सो विद द हेल्प ऑफ ऑल द कंसेंट. प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी. यहाँ पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी दो थिंग्स आपको पता है. मेजोरिटी मीन्स कोई भी डिसीजन लेना रहता है तो ऑल द पार्टनर्स कंसेंट लेनी पड़ती है, पर सब ऑल पार्टनर्स जो कंसेंट करेंगे तो उसमें से मेजोरिटी है वही पास करना ज़रूरी नहीं है. इफ़ पार्टनर डज नॉट अग्री तो दैट कैन नॉट वर्क. जो डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा. क्यों अग्री नहीं है? सारी कंसेंट के बाद ही, सारे पार्टनर की कंसेंट के बाद ही डिसीजन लिया जाता है. एनी पार्टनर आस्क फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन मीन्स पार्टनरशिप ख़त्म करनी है तो भी कर सकते हैं. इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इज प्रोटेक्टेड. ओके, सो यहाँ पर वो ख़त्म भी कर सकते हैं पार्टनरशिप. नेक्स्ट है डायरेक्ट रिलेशन विद द कस्टमर्स. सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ऐसा था, डायरेक्ट रिलेशन विद द कस्टमर्स थे. यहाँ पर भी सोल पार्टनरशिप के अंदर भी डायरेक्ट कांटेक्ट है तो इजीली कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ से कांटेक्ट में रहेंगे तो उनको उनके टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, हॉबीज़ ये सब का ध्यान रखेंगे और बिजनेस स्मूथली चलेगा. देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. इकोनॉमिक पावर जो होता है, फिनेंशियल पावर, दैट हैव टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स. मीन्स सेंट्रलाइज नहीं है. सोल प्रोप्राइटरशिप में सेंट्रलाइज्ड पावर था, मीन्स एक ही पर्सन सारा करता धरता था, काम करवाता था. पर यहाँ पर ऑल द पार्टनर्स हैव टू बी डिवाइडेड द पावर. लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स. प्रॉफिट जब होता है तो डिवाइड हो जाता है अमॉन्ग द पार्टनर्स और अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर द बर्डन ऑफ टैक्स इज लेस. तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म होता है. नेक्स्ट सेशन वी हैव टू कंटिन्यू. टिल दैट, थैंक यू.